हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीएस वाला। सो स्टूडेंट्स, अध्याय के अंदर हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं लेक्चर 2 के अंदर, जिसके नाम है आपका क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड एनालॉजी, लॉजिकल रीजनिंग। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है, उनको डर है सर कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की जो क्लासेस लेके आए हैं उनको बिल्कुल एक नए अलग से फ्लो में लेके जाएंगे। हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से मैं पढ़ा रहा हूं और आपको आपके एग्जामिनेशन के लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि लेक्चर 1 में करी थी, इसके अंदर भी हम लोग हर एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और हर एक स्टूडेंट को बता दीजिए यहां पे पीडब्ल्यू के इस शानदार से प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी सीएस की क्लासेस शुरू हो गई हैं और सीएस नीट हमारे को CSEET हमारे को निकालना है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम निकालेंगे। तो बच्चों देखो, अगर मैं आपको बोलना चाहूं ना, तो क्लॉक्स और कैलेंडर जो हमारा पार्ट है ना, ये सबसे अमेजिंग पार्ट है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, मैं मानता हूं कि कैलेंडर्स तो कभी ना कभी देखे ही होंगे। ठीक है, कैलेंडर्स तो कभी ना कभी देखे ही होंगे और यहां पे हम कैलेंडर्स की एक नई फेस देखेंगे जो कि आज तक हमने देखा ही नहीं था। एक नया तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे जो कि हम लोगों को पता ही नहीं था, हम लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक ये बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है। तो यहां पे शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। देखो, कैलेंडर्स की बिल्कुल टेक्निक क्या है, ठीक है, टेक्निक क्या है वो सारी की सारी जानेंगे हम लोग। लीप ईयर के बारे में जानेंगे, ठीक है जी, लीप ईयर के बारे में जानेंगे। आपके क्या कैसे कैसे डेट्स से कंपैरिजन होता है, वो सारी चीजें जानेंगे। हर एक चीज इन एंड आउट जानेंगे हम लोग। राइट, तो शुरू करते हैं सेशन को। बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा और हर एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है ना, मैं आप सभी को रिकमेंड यही करूंगा, बच्चों डरने की बात नहीं है, उसको ना रिवाइंड करके देखना, आपको चीजें सारी की सारी समझ में आएंगी। मैं हर एक चीज एक अच्छे पेस पे लेके जाऊंगा और बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, कैलेंडर्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डेज, है ना, डेज आते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको ना ये बोलता हूं कि जब भी हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ था ना, जैसे कि आज की डेट में आपको बोलता हूं, आज की डेट है हमारी 11/09 और 023, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ। लेकिन जो हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था ना, हम इसको मानते हैं कि हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था 0 इससे शुरू हुआ था 01/01/0001, मतलब कि 1 जनवरी साल पहला। ठीक है, उसके बाद ही ये आगे आगे बढ़ता रहा और ये अनंत काल तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है ना। ये हमारा कैलेंडर इस तरीके से शुरू हुआ था। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट डे था ना कैलेंडर का, उसको हमने माना था मंडे। तो अब बताइएगा कि फर्स्ट डेट, कैलेंडर की पहली डेट क्या थी? मंडे थी। तो सेकंड डेट क्या होगी? सेकंड जनवरी क्या होगी? ट्यूसडे होगी, फिर वेंसडे होगी, फिर थर्सडे होगी, फिर फ्राइडे होगी, फिर सैटरडे होगी एंड संडे होगी। बोलो हाँ या ना, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या सेकंड डे कौन सा था हमारा कैलेंडर का? ट्यूसडे था। थर्ड डे कौन सा था हमारा? वेंसडे था। फोर्थ डे कौन सा था हमारा? थर्सडे था। फिफ्थ डे कौन सा था? फ्राइडे था। एंड सिक्स्थ डे कौन सा था हमारा? सैटरडे था। टेक्निकली सेवेंथ डे हमारा क्या होता है? संडे होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। आपको जब भी कभी भी कहीं से भी आप कैलेंडर्स पढ़ो, हमेशा याद रखना, कभी भी डाउट मत रखना इस चीज को कि हमारा संडे कभी 1 होगा क्या। अगर कैलेंडर्स मुझसे पढ़ रहे हो तो हमेशा मैं यही लॉजिक लेके जाऊंगा, यही कोड लेके जाऊंगा कि मंडे की कोड में रखूंगा 1, ट्यूसडे की कोड होगी हमारी 2, वेंसडे की होगी 4, इसकी होगी ये 5 होगी, ये 6 होगी
एंड टेक्निकली मैंने आपको बोला था ना, वैसे तो 7 है लेकिन कोड हमारा हो जाता है 0। क्यों हो जाता है, सारी चीजें क्यों होती हैं, ये डेज है सर, कोड्स क्या है, मुझे तो क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट में तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट में तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बता रहे हो आप सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि अभी 10-15 मिनट रुक जाओ, आप लोगों को ना लेट्स से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, मैं मानता हूं किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 29 सितंबर 2005 है, उसकी मैं उसका एग्जैक्ट डे निकाल के बताऊंगा विदाउट टेकिंग द कैलेंडर के बिना मैं आपको बताऊंगा, याद नहीं कर रखी हैं, आप भी निकाल सकोगे, हर एक चीज आप कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का सेशन देख लेना, उसके बाद हर एक चीज निकाल सकते हो। जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 है ना, तो इसमें क्या डे थी, कोई भी एक इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे को याद होती हैं, उनकी डे क्या थी, आप लोग खुद मुंह जवानी निकाल सकोगे, सारी की सारी चीजें कोड्स अभी याद करोगे। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं, जब हमारी चीजें ये हो गई, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, अब आपके दिमाग में ना ये डाउट आना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर जब मेरा कैलेंडर शुरू हुआ 1 जनवरी 001 से, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, तो हर एक डेट का हर एक इंपॉर्टेंट या फिर डिफरेंट डे था, तो आप बताना सर कि जब ये डेट आई कि जब दूसरा साल शुरू हुआ, तो इसका और ये कैलेंडर एक दूसरे में डिफरेंट क्यों हो गया। हर साल में, जैसे कि अभी हम 2023 में जी रहे हैं, जो 1 जनवरी 2023 का डे था, क्या वही डे 1 जनवरी 2024 का होगा। इसका एग्जाम्पल और तरीका से समझो, लेट्स से कि तुम्हारा बर्थडे आता है 29 सितंबर 2023 को, इस साल बर्थडे आता है, बर्थ नहीं हुआ था तुम्हारा, बर्थडे आता है। ठीक है, तो मैं ये पूछूंगा कि क्या तुम्हारा बर्थडे इस साल लेट्स से फ्राइडे को पड़ता है, तो 2022 में भी फ्राइडे को पड़ा था क्या, और 2024 में भी फ्राइडे को पड़ेगा? नहीं ना, हर साल आपके डेज चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हर एक चीज समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, आप समझना कि आपके साल में डेज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ द डेज इन अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर जी 365 होते हैं। ओके जी, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर जी 366 डेज होते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारी 29 फेब होती है, ये तो सर मेरे को बहुत अच्छे से याद है, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो आप, है ना, मेरे को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी थोड़ा सा तुम्हारे को कंफर्टेबल करने दो, सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपके डेज के डेट आपको कोड्स याद हो गए, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज याद हो गए अब तो लीप ईयर के। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक वीक के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? आप बोलोगे 7। तो अब मैं पूछूंगा कि टोटल नंबर ऑफ द वीक्स इन अ ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं? कौन से ईयर में सर? इस वाले साल में, मतलब नॉर्मल ईयर में कितने वीक्स होते हैं? तो आप क्या करोगे, 365 हमारे पास टोटल डेज हैं, 365 टोटल डेज हैं, एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, तो इसको हम कैंसिल आउट करने लगेंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। इसको इस तरीके से कराता हूं, 365 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 जा 35, ये -1 ये 15 आएगा, 7 2 जा 14। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या आया, प्यारे बच्चों, ये आए हैं 52, ये इसे बोलते हैं क्वेश्चन, मतलब कि हमारे पास एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं और एक ऑड डे होता है, या फिर मैं बोलूंगा रिमाइंडर। ऑड डे क्या है सर, समझ नहीं आ रहा, अभी हर एक चीज समझ में आएगी, पहले अभी समझते चलो, ठीक है, फ्लो को नहीं बिगाड़ेंगे, समझते चलेंगे। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? तो यहां से निकाल लेते हैं, 366 डेज हमारे पास टोटल होते हैं लीप ईयर के अंदर। हमारे को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने हफ्ते आएंगे? तो 7 5 जा 35,
इसे काटेंगे तो 16 है, 7 2 जा 14 है, इसे काटोगे तो 2। तो आपके पास लीप ईयर के अंदर भी कितने हफ्ते हैं, कितने हफ्ते हैं, 52 ही हफ्ते हैं। और कितने डेज हैं आपके पास, 2 ऑड डेज हैं। तो अगर अब मैं बात करूं तो मंडे का कोड आप लोगों को याद हो गया होगा 1 है, ट्यूसडे का कोड आप लोगों को याद हो गया होगा 2 है, वेंसडे का कोड आपको याद हो गया होगा 3 है, थर्सडे का कोड आपको याद हो गया होगा 4 है, एंड फ्राइडे है, ये कितना है 5th है, ये है सैटरडे है, ये कितना है तुम्हारे पास 6th है, और ये संडे है, ये कितना है तुम्हारे पास 7th है, या फिर इसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे, क्यों करेंगे अभी बताता हूँ। ठीक है, अब लीप ईयर के अंदर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स ही होते हैं लीप ईयर के अंदर भी। और नॉर्मल ईयर के अंदर भी तुम्हारे पास, नॉर्मल ईयर के अंदर भी तुम्हारे पास कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, प्यारे बच्चों बताओ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके अंदर होता है तुम्हारे पास एक ऑड डे, ठीक है, और ये इसके अंदर होता है तुम्हारे पास क्या, 2 ऑड डेज। अब ऑड डेज का लोचा क्या है, ऑड डेज का फंक्शन क्या है, मैं समझाता हूं, यहाँ पे सुनते रहिएगा। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, बीच में प्लीज इस चीज को कमेंट मत कीजिएगा सर ये ऐसा तो था ही नहीं, एग्जांपल में ले रहा हूं। लेट्स से 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को था मंडे, ठीक है जी, मंडे था। तो आप बताइएगा कि हमारा सेकंड मंडे कब आएगा। आप बोलोगे सर ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, तो जो मंडे आएगा हमारा 8 जनवरी को आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो 8 जनवरी को आएगा। फिर उसके बाद दूसरा मंडे कब आएगा, फिर 7 दिन के बाद आएगा, है ना। हर 7 दिन के बाद डे रिपीट हो जाता है, हर 7th डे, हर 7 दिनों के बाद डे रिपीट होता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो ये इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको बता ही रहा हूं। फर्स्ट 8, 15, 22, ठीक है, और 29 ये है, 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24 और 31। ये जो डेज हैं मतलब कि 1, 8, 15, 22, 29, हर एक कैलेंडर के, चाहे कोई भी महीना हो, जो फर्स्ट को डे होगा वही 8th को डे होगा, वही 15th को डे होगा, वही 22 को डे होगा, वही आपका क्या होगा 29th को डे होगा। जो सेकंड को डे है वही 9th को होगा, वही 16th को होगा, वही 24 को होगा, वही 30 को होगा। जो थर्ड को डे है वही इन सारे दिनों में आपके डेज होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज। रॉकेट साइंस कुछ नहीं पढ़ाई मैंने, आप समझ गए। इसको मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया है, बेसिक लैंग्वेज में भी समझा दिया है। हर 7 दिन के बाद वो डे रिपीट होता है, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस में आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो मतलब जो डे, लेट्स से कि 1 जनवरी 2023 को अगर मंडे था तो 8 जनवरी 2023 को मंडे होगा, 15 जनवरी 2023 को मंडे होगा, 22 जनवरी 2023 को मंडे होगा, और 29 जनवरी 2023 को मंडे होगा। ठीक हो गया, हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ गई। 2 जनवरी 2023 को अगर ट्यूसडे था तो 9 को आपका ट्यूसडे होगा, 16 को आपको ट्यूसडे होगा, 23 को होगा, 30 को होगा, एंड सो ऑन। हर एक कैलेंडर पे, चाहे वो जनवरी का हो, फेब का हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, जून का हो, जुलाई का हो, हर एक महीने का ये जो कैलेंडर है, ये जो डेट्स हैं, जो डेट्स इन डेट्स का जो डे होगा वो रिपीट करेगा। ओके, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लेट्स से 1 जन 2023 आपका क्या है, मंडे है, ठीक है जी, मंडे है। तो आप बताना कि 20 क्या है आपका 29th आपका कौन सा डे होगा, 29th आपका कौन सा डे होगा, ठीक है। 29 जनवरी 29 जनवरी आपका कौन सा डे होगा सेम साल का। मैं कहता हूं कि 30th जनवरी, 30th छोड़ देते हैं, अगर मैं कहता हूं आपसे
जनवरी कौन सा डे होगा? तो आप क्या करेंगे कि 14 जनवरी कौन सा डे होगा आप बताएंगे। तो अब आप मुझे बताना कि यहां पे, यहां से ये जो हमारा 1 जनवरी है, इसके और इसके बीच में हमारे पास कितने डेज हैं? 29 डेज हैं। बोलो हाँ या ना? 29 डेज हैं। अब मेरे को ना देखो, एक तो यही लॉजिक है आपके पास, एक तो यही लॉजिक है, आप इनको समझ लो। नहीं तो दूसरा लॉजिक आपके पास ये है कि 29 डेज गिवन है मेरे पे, 29 डेज गिवन है मेरे पे। अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, क्यों करूं 7 से डिवाइड? क्योंकि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 जा 28, एक आ गया रिमाइंडर, मतलब कि ये आया हमारा रिमाइंडर, ये आया हमारा रिमाइंडर। तो 4 हफ्ते तो पूरे हो चुके होंगे 1 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में जो फासला है उसके अंदर 4 हफ्ते पूरे आ चुके होंगे, है ना? मंडे से लेके संडे तक के सारे डेज कंज्यूम हो चुके होंगे। बोलो हाँ या ना? 4 हफ्ते, एक हफ्ता पूरा खत्म हो गया। तो मतलब क्या, जैसे कि आपकी पढ़ाई शुरू करते हो आप लोग, लेट्स से आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि 1 जनवरी 2023 से मैं पढ़ाई करनी शुरू करूंगा, लेकिन आप सोचते हो, और 1 जनवरी 2023 को मैं कहता हूं लकीली हमारा मंडे भी आ गया, तो आपने सोचा मंडे भी है उस दिन और 1 जनवरी भी पढ़ रही है, तो हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल की स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग और किसी चीज में व्यस्त हो गए, और चीजों में आपका दिमाग ज्यादा लग गया, तो आपने क्या सोचा जब एक हफ्ते के बाद कि अबे यार एक हफ्ता भी खत्म हो गया लेकिन हमने पढ़ाई शुरू नहीं करी। एक हफ्ता खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि उस हफ्ते के हर एक डे कंज्यूम हुआ है, बी इट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक हफ्ता पूरा कंज्यूम कब होता है? जब सातों के सातों दिन कंज्यूम हो जाते हैं। हाँ या ना? हर एक बच्चों को क्लियर हो रही है चीजें? तो वही मैं कह रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक कितने डेज कंज्यूम हो रहे हैं? कितने हफ्ते आ रहे हैं? 4 हफ्ते आ रहे हैं। तो 4 हफ्ते का मतलब 4 हफ्तों के सातों दिन कंज्यूम होंगे। फिर से कह रहा हूं सुनो, 4 हफ्तों के सातों दिन कंज्यूम होंगे, है ना? तो वही हो रहा है कि सातों के सातों दिन कंज्यूम हुए हैं। तो आप बताइएगा कि मंडे अगर शुरू हुआ था हफ्ता और कंज्यूम सारा हो गया, पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम हो गया, तो संडे तक कंज्यूम हो गया ना? संडे तक कंज्यूम हो गया ना? तो मंडे के बाद एक हफ्ता जब पूरा कंज्यूम हो गया तो मंडे के बाद कौन सा ही डे आएगा? मंडे ही आएगा, है ना? इसको तो एक तरीका से समझ लो। नहीं तो आपका 29 में क्या दिया था? एक रिमाइंडर दिया था ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक रिमाइंडर की वजह से मंडे ही आ रहा है। एंड 14 को अगर देखेंगे तो 14 अगर डिवाइड करोगे 7 से तो 7 2 जा 14 है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया तुम्हारे पास संडे। ठीक है जी, संडे। तो पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम हुआ था, कोई भी रिमाइंडर नहीं दिया, कोई भी और डे नहीं आया। अच्छा सर, थोड़ा सा ना हल्का सा समझ में आने लग गया, लेकिन सर थोड़ा सा और समझा दो मुझे। तो अब मैं वही कह रहा हूं कि जैसे कि आपकी 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 2023 था, आपका क्या था? क्या था? मंडे था। ठीक है जी, आपका क्या था? मंडे था। तो अब मैं क्या कहता हूं ना कि 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो यहां पे समझने की कोशिश करना। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो उसको समझने की कोशिश करना। इन दोनों के बीच में कितने दिन हैं? 365 डेज है ना? ये फर्स्ट डे है और ये 365th डे है। बोलो हाँ या ना? ये फर्स्ट डे है और ये क्या है तुम्हारा? 365th डे है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? तो अब मुझे बताना कि 365 को जब मैंने 7 से भाग दिया था, मतलब कि कितने हफ्ते आए थे? तो आपने बोला था सर 52 हफ्ते आए थे और एक रिमाइंडर आया था मेरा। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ऑड डे रहा होगा उसके अंदर? बोलो, एक ऑड डे रहा होगा उसके अंदर, है ना? तो आप समझिएगा कि अगर यहां पे पूरा लेट्स से कि 4 होता, 364 होता, तो यहां पे पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम होता, पूरा 0 आता। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि अगर मेरा पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम हुआ है और हफ्ता शुरू हुआ था मेरा मंडे से, मेरा पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम हो गया और हफ्ता मेरा शुरू हुआ था मंडे से, तो और रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, 9 ऑड डेज आ रहे हैं, तो लास्ट डे कौन सा होगा? लास्ट डे कौन सा होगा? संडे होगा। लास्ट डे कौन सा होगा? संडे होगा।
अब जो एक दिन था तो इसी वजह से जो 31 दिसंबर होगी वो भी मंडे होगा। तो यहां से हमने क्या चीज समझी कि जो भी नॉर्मल ईयर होता है, अगर आपका लीप ईयर नहीं है, जो भी नॉर्मल ईयर होता है, जो उस साल का फर्स्ट डे होता है वही उस साल का लास्ट डे भी होता है। राइट है, जो भी जब भी आपका नॉर्मल ईयर होता है, जो उस साल का फर्स्ट डे होता है वही उस साल का लास्ट डे होता है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे अगर ये चीज क्लियर है तो 1 जनवरी से लेके आपका 31 जनवरी की मैं दिसंबर की मैं बात करूंगा, एंड ये मैं बात करूंगा लीप ईयर की। अब लीप ईयर के अंदर आपके पास आ गए 2 डेज, 2 ऑड डेज आ गए। 1 जनवरी को था आपका मंडे। अगर तुम्हारे पास 0 ऑड डेज होते तो मंडे तो संडे आ जाता, लेकिन अब 2 ऑड डेज आ रहे हैं। अब 2 ऑड डेज आ रहे हैं तो यहां पे आपका मंडे आएगा, एंड जो 31 को होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को क्लियर हो गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक तो नहीं रही होगी? ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गया ना? अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो बस अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बताता हूं आपके पास लीप ईयर कैसे होता है। लीप ईयर क्या होता है तुम्हारे पास? लीप ईयर होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास होते हैं 366 डेज। ये नॉर्मल ईयर से डिफरेंट कैसे होता है? लीप ईयर ये नॉर्मल ईयर से डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि इसमें 365 डेज नहीं होते। फिर आपके फेब के अंदर तुम्हारा 29 फेब आता है। फेब के अंदर क्या होता है तुम्हारा? 29 फेब आता है ना। लीप ईयर नॉर्मल ईयर से डिफरेंट क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि फेब के अंदर इसमें 29 फेब आता है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे आपने सुना होगा कि कोई भी लीप ईयर हमारे को जांचना कैसे होता है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना। 4 से जो जो डिविजिबल होंगे वो लीप ईयर होंगे। 4 से जो जो डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। लेट से आपके पास लिखा है 2004, बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? 2008 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? 1964 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? 1828 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? बताओ। ठीक है, 2028 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? तो आप लोगों को ये देखना है कि वो लीप ईयर है नहीं है। तो किस तरीके से आप लोग लीप ईयर्स को चेकआउट करते हो? तो आप लोगों को पता है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो इसके अंदर जो भी साल आपके 4 से डिविजिबल होंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? लास्ट टू डिजिट्स should be divided by 4। ये आपकी डिविजिबिलिटी होती है ना 4 की, ये आपकी 4 की डिविजिबिलिटी होती है ना। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 है, हाँ जी है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 है, हाँ जी है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 है, हाँ जी है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 है, हाँ जी है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4 है, हाँ जी। तो ये सारे के सारे आपके लीप ईयर्स हो गए। क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई। अब मैं आपको एक बहुत ही बहुचक्कर करने वाली बात बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, बहुत सारे बच्चों को मे भी नहीं पता हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, बहुत सारे बच्चों को मे भी नहीं पता हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 1900, 2000, 1800, 1600, 1700, 2100, 2200, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें मुझे बताओ कि इसमें लीप ईयर्स कौन से हैं। इसमें मुझे बताओ लीप ईयर्स कौन से तो आप बोलोगे सर जी लीप ईयर का टेक्निक ये होती है, हाउ टू फाइंड लीप ईयर, कि अगर वो ईयर्स डिविजिबल बाय 4 हो जाएं तो वो लीप ईयर होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ाया था, ये हमने पढ़ा है, ये डिविजिबल बाय 4 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके जो ईयर्स हैं 1600, 1900, 2000, 1800, 1700, 2100, 2200, ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। मैं कहूंगा नहीं, गलत है ये। आप अपने गूगल बाबा से भी पूछ लेना अगर तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं होता, लेकिन ये गलत है। इनको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर्स, है ना। 100 साल में एक ही बार होते हैं ऐसे, ठीक है, सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं ना, सेंचुरी ईयर्स, है ना। ये 100 साल में एक ही बार होते हैं। 1600 आपका लीप ईयर है, हाँ जी है। 1900 लीप ईयर है, नहीं है।
2000 लीप ईयर है, हाँ जी है। 1800 लीप ईयर है, नहीं है। 1700 लीप ईयर है, नहीं है। 2100 लीप ईयर है, नहीं है। 2200 लीप ईयर है, नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। आपके जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं ना, जो सेंचुरी ईयर्स नहीं होते, सेंचुरी ईयर्स क्या, लास्ट में जिनमें 2-2 जीरो नहीं आएंगे, आराम से बात बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल पे, लास्ट में जिसमें जीरोज नहीं होंगे लगातार 2 जीरोज, वो सेंचुरी ईयर्स होते हैं। और नॉर्मल ईयर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2001, 2002, 2003, 1968, 1947, ये नॉर्मल ईयर्स होते हैं, ठीक है। वो तो आप डिविजिबल बाय 4 से ही करो, लीप ईयर उससे आते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर्स में क्या होता है, शुड बी डिविजिबल बाय 400। जो जो साल आपके 400 से डिविजिबल होंगे सेंचुरी ईयर्स, वही साल आपके लीप ईयर्स होंगे। अब बच्चे ना डाउट क्या करेंगे, अब बच्चे डाउट क्या करेंगे कि सर जी 1996 के बाद 2000 आया और 2004 आया, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। समझ में आ गया, ये वाला लॉजिक तो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन सर 1896 के बाद 1900 आया था और 1900 के बाद 1904 आया। बिल्कुल सही सोचा आपने कि 1896 के बाद ना डायरेक्टली 8 साल के बाद लीप ईयर आया होगा, डायरेक्टली 8 साल के बाद लीप ईयर आया होगा। बीच में 1900 लीप ईयर नहीं था, 1900 लीप ईयर नहीं था। क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुई बात की नहीं है? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई बात? बताओ सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना? देखो जिस लेवल पे लेके जाके मैं कैलेंडर्स पढ़ा रहा हूं ना, उस लेवल पे आपको चीजें समझ में बहुत आसानी से आएंगी। देखिए, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो आप कैलेंडर्स के सारे सवाल उड़ा के आ जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि 1900 है और फिर ये, अब आप देखिएगा कि जो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मुझे अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां तक हर एक बच्चे को बिल्कुल क्लैरिटी है कि नहीं है? बताओ, एक बार दिखा देता हूं मैं हर एक चीज के क्या क्या पढ़ाया मैंने। कि आपको डेज की कोडिंग बता दी मैंने, है ना, डेज की कोडिंग बता दी। उसके बाद मैंने 52 वीक्स का मैंने बताया। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज कैसे होते हैं, हर एक चीज हमने समझी है उसे बहुत अच्छी तरीके से, है ना। इसकी अगर मैं बात करूं, आपको 7-7 दिन का गैप के बारे में बताया कि कब कब कौन से डेट्स को आपके डेज रिपीट होते हैं। आप लोग महीने का एंड में या फिर कोई भी हफ्ते की कोई भी डेट्स आप निकाल सकते हो, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब मैंने आपको बता दी कि इसमें ये पूरा वही वाला था, हफ्ते वाला, है ना, साल के एंड का, साल के स्टार्टिंग का, सारी चीजें मैंने बता दी हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीप ईयर के बारे में, कि लीप ईयर में मैंने हर एक चीज बता दी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एग्जैक्टली डेट्स के पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूं, कुछ डेट्स निकालते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में ना। मेरे पे है स्लाइड्स में क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाह रहा हूँ। लेट से कि आपको निकालना था लेट से आपको निकालना था आज 15th, ये रुको 15, ये ठीक है 15 अगस्त, फिर मेरे पे एग्जाम्पल और हैं। 15 अगस्त 1947 में कौन सा डे था? 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में कौन सा डे था? ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? अब मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले क्या करो, इसको तोड़ो। इसको तोड़ेंगे हम किस तरीके से, 1900 में, फिर तोड़ेंगे इसको 46 में, और इसको तोड़ेंगे 47th ईयर जो था। क्यों तोड़ा मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे को पता, हम पूरे का पूरा केस ना खेलेंगे ऑड डेज पे, पूरे का पूरा केस खेलेंगे ऑड डेज पे। ऑड डेज क्या होते हैं? जो साल के एंड में निकल जाते हैं। नॉर्मल ईयर के अंदर कितने ऑड डेज हैं? 1 है। लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज हैं? 2 हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1900 साल में कितने ऑड डेज होंगे? निकालना डिफिकल्ट है ना, निकालना डिफिकल्ट है। अब इधर आ जाओ और डाइव डाउन करते हैं 1900 में। 1900 है, 1900 के अंदर क्या है तुम्हारे पास? 19 साल हैं 100 के, है ना, 19 शताब्दियां हैं तुम्हारे पास, 19 शताब्दियां हैं। तो मैं क्या कहता हूं, तुम्हारे को और थोड़ा समझाता हूं कि इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड, है ना। ठीक है, तो ये आपकी, ये क्या हो गया, चलो जो भी हुआ, ठीक है, मैं चाह रहा था बन जाए लाइन,
कि 100 फर्स्ट जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था 0101 0001, है ना। अब मैं पूछता हूं कि फर्स्ट ईयर से 100th ईयर तक हमारे पास कितने ऑड डेज रहे होंगे। फर्स्ट ईयर से हमारे पास 100th ईयर तक कितने ऑड डेज रहे होंगे। तो आपको देखो मैनुअली हर एक करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप एक चीज बताना कि पहले 100 साल के अंदर कितने हमारे पास लीप ईयर्स रहे होंगे। तो आप वो डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, 100 साल हैं डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो आप कह दोगे सर जी 25 ईयर्स हमारे पास रहे होंगे लीप ईयर, और 25 अगर लीप ईयर है 100 में से तो 75 ईयर्स रहे होंगे हमारे पास क्या, नॉर्मल ईयर। 75 ईयर्स क्या रहे होंगे हमारे पास, नॉर्मल ईयर। 100 साल में 25 साल लीप ईयर रहे होंगे, लेकिन 75 साल हमारे पास नॉन लीप ईयर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको क्या कहा था, यहां पे गलती है, ये गलत है, ये गलत है भाई प्यारे बच्चों। क्यों गलत है, इस पे वापस आ जाओ। हर 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता, हर 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता। मतलब कि 100 क्या डिविजिबल है 400 से, नहीं है, तो पहला 100th ईयर आपका लीप ईयर नहीं होगा। 200 क्या डिविजिबल है 400 से, नहीं है, तो 200वां साल भी आपका लीप ईयर नहीं हुआ होगा। 300 क्या आपका डिविजिबल है 400 से, नहीं है, तो आपका 300th ईयर भी लीप ईयर नहीं रहा होगा। 400 डिवाइडेड बाय 400, हाँ जी, ये आपका लीप ईयर रहा होगा, है ना, ये आपका लीप ईयर रहा होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पहले 100 सालों में ना आपके 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे, आपके लीप ईयर रहे होंगे कौन सा, 100th ईयर ही तो नहीं था लीप ईयर, आपके 24 लीप ईयर्स रहे होंगे, और 76 आपके पास ऑड 76 आपके पास नॉर्मल ईयर्स रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई चीज, बोलो समझ में आ गई। अब अगर आपके पास 24 लीप ईयर्स हैं, यहाँ पे कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं क्योंकि नोट्स तुम्हारे पास ही जाएंगे ना। ये 24 लीप ईयर्स हैं, तो 24 लीप ईयर्स का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, 48 ऑड डेज, 48 ऑड डेज, और 76 नॉर्मल ईयर्स में क्या हुआ तुम्हारे पास, 76 ही ऑड डेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए हमारे पास 8 8 16 2 14 124। अब इफेक्टिवली ऑड डेज हमारे को निकालने होते हैं 7 से, तो देखा जाए तो कितने ऑड डेज आ गए तुम्हारे पास, 5। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में 1 से लेके 100 ईयर तक, 1 से लेके 100th ईयर तक आपके पास 5 ऑड डेज रहे हैं। ठीक है जी, 5 ऑड डेज रहे हैं। कैसे किया समझा दिया, नहीं हुआ कोई नहीं, फिर से बता रहा हूं, 101 से 200वां साल में बताऊंगा। आप ये भी 100 साल की शताब्दी है ना, 100 साल की एक शताब्दी है। तो अब मुझे बताओ कि 200th ईयर, 200वां साल 200th ईयर, क्या वो लीप ईयर है, नहीं है ना, 200th ईयर आपका लीप ईयर नहीं है। तो आप मुझे बताओ 100 साल में इस वाली शताब्दी के अंदर हमारे पास क्या मैं बोल दूं 24 ही लीप ईयर्स रहे होंगे। अभी तो क्लियर है, बता दो, अभी तो क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, ठीक है, अभी तो क्लियर आ रहा है। अब यहां पे आपके पास कितना है 76 नॉर्मल ईयर्स है, 76 नॉर्मल ईयर्स है। तो यहां पे भी वही किस्सा रहेगा, 48 और 76 124 और डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो 5 हमारे पास ऑड डेज आ जाएंगे, है ना, 5 हमारे पास ऑड डेज आ जाएंगे 5 ऑड डेज यहां जाएंगे। और जब 201 से लेके 300 तक जाएंगे हम, 201 से लेके 300 तक जाएंगे तो तब भी यहां पे भी 5 ऑड डेज रहेंगे। अब 301 से लेके 400 तक जाएंगे, तो अब मुझे बताओ कि इस वाले केस के अंदर तो 400th ईयर 400वां साल, 400th ईयर 400वां साल तो आपका लीप ईयर रहा होगा, है ना। तो आपका 400th ईयर लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वाले केस के अंदर वही केस बन जाएगा नॉर्मल, आपके ये आ जाएंगे लीप ईयर, 25 लीप ईयर आ जाएंगे और 75 नॉर्मल ईयर आ जाएंगे, है कि नहीं है। 25 लीप ईयर्स का मतलब कितने हैं, 50 आपके पास ऑड डेज हैं, क्योंकि एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। 75 यही आएगा, 125 वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे 7 से तो 6 वैल्यू आ जाएगी। तो पर्टिकुलरली
इस वाले साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 6। लेकिन अब मैं इन 400 सालों की अगर मैं बात करूं, इन 400 सालों की बात करूं, तो इन टोटल मुझे बताओ कि इन टोटल मेरे पे कितने आ गए? 5 5 10 5 15 और 6 21 ऑड डेज हैं। 21 ऑड डेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 21 डिवाइडेड बाय 7 तो 0 ऑड डेज। तो यहां पे आ गया हमारे पास 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। तो आप लोगों को जो मैं निष्कर्ष समझाना चाह रहा हूं, 100 सालों में अगर वो 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता तो आपके पास 5 ऑड डेज होते हैं, और हर 400 साल में आपके ऑड डेज बिल्कुल 0 हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 400वें साल में 0 हो गए होंगे, ठीक है। फिर 401 से फिर से नए ऑड डेज बनने शुरू हुए होंगे। 401 से 800वें साल तक आपके सारे के सारे ऑड डेज 0 हो गए होंगे। 801 से नए ऑड डेज बनने शुरू हुए होंगे। 801 से 1200 तक सारे के सारे ऑड डेज खत्म हो गए होंगे। 1201 से नए ऑड डेज बनने शुरू हुए होंगे। फिर 1201 से 1600 तक सारे के सारे ऑड डेज खत्म हो गए होंगे, और फिर 1601 से नए ऑड डेज बनने शुरू हुए होंगे। सेम थिंग कि 1601 से 2000 तक सारे के सारे ऑड डेज आपके कंज्यूम हो गए होंगे, और 2001 से नए आपके ऑड डेज बनने शुरू हुए होंगे। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पे हल्की सी एक चीज और बता देता हूं कि अगर इन दोनों में, अगर 400 सालों में आपके पास 0 ऑड डेज, 200 सालों में कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज। और अगर मैं बात करूं इसकी कि अगर 300 सालों की बात करें, 300 सालों की बात करें तो कितने ऑड डेज? 1 ऑड डेज, ठीक है। तो 100 साल में 5 ऑड डेज, ठीक है। फर्स्ट से लेके 200 सालों में 3 ऑड डेज। फर्स्ट से लेके 300 सालों में 1 ऑड डे, और फर्स्ट से लेके 400 सालों में 0 ऑड डे, ठीक है जी, 0 ऑड डेज। आप सभी को समझ में आ गया क्या? अब सभी को समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर क्या कर रहे हो यार, क्यों करा रहे हो इतना? तो अगर देखा जाए तो 1900, तो देख रहे हो कि 1900, अब मैं बता रहा हूं ना, अब क्यों बताया मैंने, क्योंकि 1900 तक मुझे पहुंचना था। तो 1600 था, 1600 तक तो 0 ऑड डेज रहे होंगे, तो 1600 से बस 1900 तक देखना है मुझे। 300 है ना, 300 साल बचे हैं ये, तो यहां तक मेरे पे कितने ऑड डेज रहे होंगे? इतना मैंने जो आपको ज्ञान दे दिया है, यहां पे सिर्फ रहा होगा 1 ऑड डे, ठीक है जी, 1 ऑड डे। अब 46 है, 46 को डिवाइड करो 4 से, क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं। तो यहां पे आ जाएंगे आपके पास कितना? 11 तो लीप ईयर हो जाएंगे, और सॉरी 11 लीप ईयर हो जाएंगे तुम्हारे पास, और तो बचे हुए कितने हैं तुम्हारे पास? 35 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे तुम्हारे पास। 11 लीप ईयर है, 35 नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर के अंदर हमारे पास ऑड डे इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 22 है ना, इसमें कितने हो जाएंगे? 22, और इसमें हो जाएंगे तुम्हारे पास 35 के 35। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे 57 लिखूंगा अगर मैं, तो 57 है, और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास हम आ गए हैं सन 1946 तक, 46 तक, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑड डेज। अब 47th ईयर को देखो, हमारे को अगस्त तक ले जाना है ना, तो पहले जनवरी निकालो, फिर फेब निकालो, फिर मार्च निकालो, फिर अप्रैल निकालो, फिर मई निकालो, ठीक है जी, फिर जून निकालिएगा, और फिर जुलाई निकालिएगा, एंड फिर निकालेंगे आप अगस्त। फिर आप निकालेंगे क्या चीज? अगस्त, ठीक है। जैन में कितने दिन होते हैं? 31। 31 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितने डेज रिमेनिंग है? 3 डेज, तो 3 यहां पे। 1947 आपका लीप ईयर नहीं है, तो मतलब इसका मतलब 28 दिन ही रहे होंगे उसके अंदर, तो इसमें आपके पास 0 ऑड डेज। इसमें फिर से 3, इसमें फिर से 2, इसमें फिर से 3, इसमें फिर से 2, इसमें फिर से 3, एंड 15 अगस्त तक 15 डिवाइड बाय 7 तो सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है जी। 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14, और 14 और 2 यहाँ पे देखो 3 ऑड डेज आ गए। क्यों? 14 और 3 कर रहे हैं 17, तो 3 ऑड डेज यहाँ गए। 2 ऑड डेज यहाँ थे, 2 यहाँ को ऐड कर देंगे तो 5। अब मुझे बताना 5 कौन से डे का कोड होता है? 5 कौन से डे का कोड होता है? आप बोलोगे सर जी फ्राइडे। आप लोग अपने कैलेंडर में खोल के देख लीजिएगा कि कौन सा डे था। एग्जैक्ट डे मैंने बता दिया आपका फ्राइडे था। कौन सा डे था आपका? 15 अगस्त 19
47 में तो फ्राइडे था। ठीक है जी, हर एक चीज आप लोग खुद से निकाल सकते हो। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 बढ़ेंगे। फिर से रिपीट करूंगा और एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। आई होप अभी सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पे आ जाओ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 22 जनवरी 2011 वॉज सैटरडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 23 जनवरी 2015। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको बोलूं 1 जनवरी इसकी बात करता हूं 2011 है, 1 जनवरी 2012 है और 1 जनवरी 2013 है। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013। इसका था मेरा बस मंडे, इसके पास था मेरे पे मंडे। तो आपको मैंने बता दिया ना कि जो 1 जनवरी 2012 होगी ना इसका नेक्स्ट डे होगा वो होगा ट्यूसडे। ठीक है जी, वो होगा ट्यूसडे। लेकिन अब अगर 2012 लीप ईयर नहीं होता ना तो 2013 का 1 जनवरी होता है वेंसडे। कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं बिल्कुल, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन लीप ईयर है, 2 ऑड डेज हैं, इसी वजह से एक दिन स्किप हो जाएगा, 2 दिन स्किप होंगे इसमें 1 दिन होता है, उसमें 2 दिन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्यूसडे के बाद आएगा वेंसडे, नहीं आएगा थर्सडे आएगा। ठीक है जी, वेंसडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा, तो ये होगा थर्सडे। लेकिन ये मैंने समझाया क्यों, क्योंकि 1 जनवरी का जो डे है वो ही 1 जनवरी 2012 में नेक्स्ट डे होगा। तो वही केस है कि अब मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको पूरे को हटा दूं ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को हटा दूं तो यहां पे अगर आप चीज समझेंगे तो वो ये है, इस वाले लॉजिक से कि 22 जनवरी था, 22 जनवरी था 2011 का, 22 जनवरी 2012 में, और 22 ही जनवरी 2013 में। अभी पहले डेज हम समझ जाते हैं, फिर तो हम आगे निकाल ही लेंगे। ठीक है जी, तो इसका अगर डे आपका क्या है, सैटरडे है ना, इसका अगर डे आपका सैटरडे है तो ये बताना ये क्या होगा, फिर संडे होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव रहता है वो। लेकिन 2012 आपका क्या है, लीप ईयर है, तो इसी वजह से 29 जनवरी 2012 में आई होगी, तो ये मंडे ना होके ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है जी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब 22 को ट्यूसडे है तो 23 को क्या होगा, वेंसडे होगा। 22 को ये सैटरडे है ना, 2012 2 जनवरी 2012 को ये है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 23 जनवरी 2000। अच्छा 15 में बोल रहा है ना मैं 13 का निकाल रहा था। ठीक है जी, 15 में बोल रहा है तो और आसान है। ठीक है, तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते रहेंगे, तो 22 जैन 2014, 22 जैन 2015, 22 जैन 2014, 22 जैन 2015। तो ये ट्यूसडे था, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेंसडे हो जाएगा, क्योंकि ये तो लीप ईयर है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सैटरडे था, संडे है, मंडे को स्किप हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, वेंसडे, ये थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, ये थर्सडे हो जाएगा। 22 जनवरी 2011 सैटरडे था, तो देन व्हाट वाज द डे ऑन ऑफ द वीक 23 जनवरी 2015। तो ये आपका हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा, ये है ना, फ्राइडे इज द राइट डे। क्या सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ यार, ये तो इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए था। नहीं है तो एक बार सुंदर लिख दूं इसमें कि यार नोट्स मिलने हैं सर, सुंदर लिख दो। चलो सुंदर लिख देता हूं मैंने 2012 के हिसाब से शुरू किया था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। 22 जैन था 2011 का, 22
जैन 2012 है, 22 जैन 2013 है, 22 जैन 2014 है और 22 जैन 2015 है। ठीक है, 22 जैन 2015 है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या था, आपका सैटरडे था, तो ये इसका नेक्स्ट डे होगा ना? बोलो बिल्कुल हाँ, ये संडे था। क्यों? क्योंकि हमारा एक ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में। लेकिन ये 2012 आपका लीप ईयर है, 2012 आपका क्या है? लीप ईयर है। तो अब आपके 2 ऑड डेज होंगे इसमें, तो 2 दिन इसके खिसकेंगे, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। फिर यहाँ पे ये तो नॉर्मल ईयर ही है, ये हो जाएगा वेंसडे, ये भी नॉर्मल ईयर ही है, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्सडे। ठीक है, लेकिन उसने 22 का नहीं पूछा था, उसने 23 का पूछा था, तो इसका नेक्स्ट डे होगा वो क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे सभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई होगी। बोलो हाँ या ना? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं? 13 सितंबर 2003 को सैटरडे था, तो 14 को क्या होगा? 14 को क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना कि 13 सितंबर 2003 में अगर सैटरडे था अगर, ठीक है, 13 सितंबर 2013 को अगर सैटरडे था, तो अब आप बताना मुझे कि 2005 तक जाना है ना, तो 13 सितंबर 2004 को क्या होगा? ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो इसका नेक्स्ट डे होगा। सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? संडे आएगा। अब बस आपको मैन्युअली करना था कि यहाँ पे 14 फेब तक करना है, 14 फेब 2005 तक लेके जाना है तुम्हारे को। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 13 तक तो हो गया, तो सितंबर, ये 2004 की बात करूंगा मैं, 2004 में हमारे पास सितंबर का महीना बचा हुआ है, सितंबर के बाद अक्टूबर का बचा हुआ है, फिर नवंबर का बचा हुआ है, फिर दिसंबर का बचा हुआ है ना? और 2005 के फिर जैन है और फेब का हमारे पास 14 दिन है, फेब के हमारे पास 14 दिन है। तो बताना इसमें हमारे पास डेज रिमेनिंग कितने हैं तुम्हारे पास? 30 से। ठीक है, 14 सितंबर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है ना? तो 17 दिन बचे हुए। ठीक है, आप अगर 30 से डायरेक्टली 13 को माइनस करोगे तब भी आएगा 13, क्योंकि ये वाला डे कंज्यूम्ड है, आपको ये वाला डे इंक्लूड नहीं करना 13 को। ठीक है जी, डायरेक्टली 17 लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने काउंट इसलिए करके बताया कि जिससे आपको डाउट ना रहे। यहाँ पे 31 दिन है, यहाँ पे 30 दिन है, यहाँ पे 31 दिन है, और यहाँ पे भी 31 दिन है, और यहाँ पे 14 डे है। अगर तुम देखोगे तो सितंबर का जो डेट थी वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फेब का जिस डे को निकालना है वो इंक्लूडेड है। तो अब बताना इसमें हमारे पास ऑड डेज कितने रह जाएंगे? 17 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3 ऑड डेज, 31 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3 ऑड डेज, इसमें कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज, इसमें कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज, इसमें कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज, और इसमें कितने ऑड डेज? 0 ऑड डेज। तो कितने ऑड डेज रह आ गए हमारे पे? 1 2 3 4, 4 3 12 2 14, तो 0 ऑड डेज है ना? 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज हैं। तो जो डे आपका यहाँ पे था वही डे आपका यहाँ रहा होगा, है ना? 0 ऑड डेज आपका, नहीं सॉरी, 0 ऑड डेज है ना, तो सैटरडे था ना, तो एक दिन पहला है ना? 0 ऑड डेज है, एक दिन पहला, तो फ्राइडे इज द राइट डे, फ्राइडे इज द राइट डे, है ना? क्योंकि पूरा का पूरा हफ्ता कंज्यूम हो गया, और इस बार हफ्ता शुरू हो रहा था सैटरडे से, तो सैटरडे का हफ्ता अगर मैं शुरू कराऊंगा, लेट्स से कि आप लोग किसी कॉर्पोरेट में हैं, जॉब करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके जो वीक ऑफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि आपका हफ्ता सैटरडे से शुरू होता है, वैसे तो मंडे से शुरू होता है, लेकिन आपका वर्किंग वीक आपका सैटरडे शुरू होता है, तो पूरा वर्किंग वीक कब खत्म होगा? फ्राइडे को खत्म होगा ना आपका, क्योंकि 7 के 7 दिन कंज्यूम करना है आपको, तो इसी वजह से। और जिसको समझ नहीं आया कि सर फ्राइडे क्यों है, तो 0 ऑड डेज बोलते हैं या फिर 7th बोलते हैं ना, 7th डे,
मतलब कि 7 से 7 भाग जाता है ना, तो 0 ऑड डेज, या फिर 7 पूरा है तो 7 के 7 ऑड डेज थे, तो इसी वजह से फ्राइडे इज द राइट डे। क्या हर एक बच्चे को दिक्कत है? किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बताएंगे। क्लियर हो रही है चीजें? बोलो जल्दी बता दो। क्लियर हर एक बच्चे को हो रही है? मजा आ रहे हैं? तो अब देखो बस, ये देखो, ये 26 जनवरी 2019 है, 26 जनवरी 2019 है ये, ठीक है। इसको था आपका क्या? सैटरडे। इसका आपको क्या था? सैटरडे था। अब मुझे बताना है 2022 में, तो पहले तो 26 जनवरी की ही रट लगा लेते हैं। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2022, ठीक है जी, 26 जनवरी 2022, ठीक है। तो ये सैटरडे है, ये क्या है आपके पास? संडे, क्योंकि एक एक दिन आगे बढ़ता रहेगा। ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये लीप ईयर है, तो इसी वजह से दो स्किप होंगे। अब संडे की जगह मंडे नहीं हो, संडे के बाद मंडे नहीं होगा, ये होगा ट्यूसडे। बिल्कुल सतर्क रहना यार। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसके बाद क्या होगा? वेंसडे होगा। अगर 26 जनवरी को वेंसडे है तो 26, 27, 28, 29 और 30 ये वेंसडे हो जाएगा प्यारे बच्चों का। ये क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ये सैटरडे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? संडे, मतलब कि फंडे, है ना? समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई? अब तो क्लियर होने लग गई होंगी, अब तो कंफर्टेबल होने लग गए होंगे कैलेंडर्स में, है ना? आगे बढ़े, इसका निकालो। 18 अक्टूबर 2006, 18 अक्टूबर 2006 को क्या है आपका? वेंसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है। अब क्या कहा? देन व्हाट द डे ऑफ द वीक ऑन 17 अक्टूबर 2000। ओके, ये पीछे लेके जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? 17 अक्टूबर बोला है ना, तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 18 अक्टूबर 2000 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आता ना, आ जाता है? अरे नहीं हो रहा है ये, नहीं तो आ जाता था, ये मिरर बन जाती थी। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। 18 अक्टूबर था, मैं टाइम बचाने की सोच रहा था। 18 अक्टूबर 2001, 18 अक्टूबर। देखो करने के लिए ना, ये मैं डायरेक्टली आपको कराता रहूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं बार बार लिख लिख के कि आपके पास नोट्स भी जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, है ना? क्योंकि टाइम आपके पास और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने का होता है, नहीं होता ये रीजनिंग पढ़ने का इतना टाइम, तो इसी वजह से मैं अपनी मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके कि आपको वंस एंड फॉर ऑल वाला काम करा दूं। तो आप लोगों को प्लीज इन सेशंस को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, कि जिससे वो भी लोग बेनिफिटेड रहें इस चीज से, राइट? तो ये आ गया तुम्हारा 2006। तो अब आप एक चीज बताना कि अगर 18 अक्टूबर 2006 को वेंसडे था, 18 अक्टूबर 2006 को वेंसडे था, तो 17 अक्टूबर 2000 में क्या होगा? तो 18 अक्टूबर को वेंसडे था, ठीक है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, तो इस वजह से इसमें एक ही डे स्किप हुआ होगा, तो ये रहा होगा ट्यूसडे, है ना? ये लीप ईयर है, तो यहां पे 2 डेज स्किप हुए होंगे, तो ये रहा होगा क्या तुम्हारा? संडे, है ना? ये रहा होगा तुम्हारा संडे, यानी कि फंडे। ये लीप ईयर नहीं है, तो यहां पे कोई एक ही स्किप हुआ होगा आपका, यहां पे एक ही स्किप हुआ होगा, तो ये रहा होगा तुम्हारा सैटरडे। ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये क्या रहा होगा तुम्हारा? फ्राइडे। ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये रहा होगा तुम्हारा क्या? थर्सडे। लेकिन ये लीप ईयर है, तो यहां पे क्या रहा होगा तुम्हारा? लेकिन ये लीप ईयर है, तो यहां पे क्या रहा होगा? वेंसडे की जगह ये रहा होगा तुम्हारा ट्यूसडे। बोलो हाँ या ना? तो 18 अक्टूबर 2000 की तो आपको वैल्यू पता ही चल गई, 17 की निकालनी थी तुम्हें। अब बता दो,
मिनट से पहले निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? मंडे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना प्यारे बच्चों। क्लियर हो रही हैं चीजें? क्या क्लियर हो रही हैं? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 14 मार्च 2000 को क्या रहा होगा डे, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? 14 मार्च है ये 2000 को, क्या 2010 में। फिर से रिवाइज करा देता हूं। 1 से लेके 100 तक तुम्हारे 5 ऑड डेज थे। 1 से लेके 200 तक तुम्हारे पास 200 तक ही तुम्हारे पास होते हैं 3। 1 से लेके 300 तक होते हैं तुम्हारे पास 1, और 1 से लेके 400 तक होते हैं तुम्हारे पास 0 ऑड डेज। ठीक है, हर 400वें साल में खत्म हो जाएगा। अब ये जो 2010 है ना, इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। पहले 2000 में, ठीक है जी, फिर आऊंगा मैं 9 ईयर्स में, और फिर आऊंगा 10th ईयर में। क्यों 10th ईयर को मैं अलग से क्यों लेता हूं? क्योंकि इसकी ये 2010वां साल पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उसके ऑड डेज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो 2000 तक आपके कितने ऑड डेज रहे होंगे? 0 ऑड डेज, है ना। कैसे रहा बच्चे? थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेना, अभी कराया है। 0 ऑड डेज रहे होंगे। 9 ईयर्स में कितने बार हमारे पास कितने लीप ईयर्स आए होंगे? आप बोलोगे सर जी 2 लीप ईयर्स आए होंगे और 7 नॉर्मल ईयर्स आए होंगे, है ना। 2 लीप ईयर्स हैं, 7 नॉर्मल ईयर्स हैं, तो इसका मतलब कितने ऑड डेज हैं? इसमें 10 ऑड डेज हैं और इसमें 7 है, तो 17 थे। तो इफेक्टिवली यहां से हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 7 है, तो 3 ऑड डेज यहां रहे होंगे हमारे पे। तो इफेक्टिवली हमारे पास 3 ऑड डेज यहां रहे हैं। अब 10th ईयर को हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि आया है जैन, फेब और मार्च, जो कि आया है जैन, फेब और मार्च। जैन में 31 दिन होते हैं, फेब में 2010 एक लीप ईयर नहीं है, तो इसी वजह से 28 दिन रहे होंगे, और 14 मार्च तक पूरा जाना ही है। तो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड डेज रहे होंगे? 3 ऑड डेज। यहाँ पे 9 ऑड डेज, यहाँ पे 9 ऑड डेज। तो यहाँ पे 2010 में भी हमारे 3 ऑड डेज, यहाँ पे 0 ऑड डेज हैं, यहाँ पे 3 ऑड डेज हैं, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6। 6 किसका कोड होता है? मंडे का 1 होता है, याद कर लो बच्चों। ट्यूसडे का 2 होता है, वेंसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, और फ्राइडे का 5 होता है, सैटरडे का 6 होता है, और संडे का 7 होता है। ठीक है जी, संडे का 7 होता है। तो सैटरडे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, समझ में आ रही हैं चीजें? क्या आपने इस लेवल से कभी भी पढ़ा था क्या कैलेंडर्स? कभी भी आपने इस लेवल पे पढ़ा था कैलेंडर्स? पढ़ा था क्या? चलो आगे बढ़ो। 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे फर्स्ट। प्रीसीडिंग संडे मतलब कि संडे से पहला, 9th को पढ़ रहा है, संडे से पहला दिन, मतलब कि ये कौन सा है? फ्राइडे है। तो उसने बोला कि फर्स्ट कौन से डे को पड़ेगा? तो 9th अगर फ्राइडे है, तो 9th कौन से दिनों में पड़ता है? सेकंड को भी, उस महीने का सेकंड को भी वही डे पड़ा होगा जो 9th को पड़ा होगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास? फ्राइडे। सेकंड ऑफ दैट मंथ वो भी फ्राइडे रहा होगा, तो फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा? थर्सडे। कहां से पढ़ाया? क्यों कर दिया सर? मैं तो बीच में ही आया था। प्रीसीडिंग संडे, द 9th, फ्राइडे तो आएगा, थर्सडे। द 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। सॉरी फ्राइडे, प्रीसीडिंग संडे तो सैटरडे होगा ना प्यारे बच्चों, क्या कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक। प्रीसीडिंग संडे ये सैटरडे होगा, ठीक है। तो 9th अगर सैटरडे है, तो सेकंड भी सैटरडे होगा, तो फर्स्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। कहां से लाए सर? कैसे कर दिया सर? आपको कैसे पता कि 9th को जो डे था वो सेकंड को भी रहा होगा? यहां से पता है प्यारे बच्चे। कहां लिखा था? यहीं लिखा था मैंने। ये देखो, ये यहां पे देखो, ये कराया है ना, ये कराया हुआ है, अभी इसी सेशन के अंदर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इनको प्लीज जाकर रिवाइज कर लेना। ये मैं अपने मन से नहीं करा रहा था कि कुछ भी करा दूं, है ना। सारी की सारी चीजें डिफाइंड है कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं।
तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को कराने की वो करी जा रही है, जरूरत की जा रही है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा एंड आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है जी, आ जाओ। अब क्या कह रहा है ये देखो, अनिल रीच्ड, अनिल ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, आपको आवाज सही आ रही है ना। अनिल रीच्ड बताओ, अनिल रीच्ड a place on Friday. He came to know that he was 3 days earlier than the scheduled day. 3 दिन पहले पहुंच गया. If he had reached there on the following day, on the following Sunday, how many days later or early he would have been? 3 दिन पहले पहुंच गया. ठीक है जी. तो 5 देखो, अगर ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन है. देखो मैं बताता हूँ, जिस बच्चे को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा. फ्राइडे को पहुंचा और उसको पता चला कि 3 दिन पहले पहुंच गया. फ्राइडे को पहुंचा, उसको पता चला कि वो 3 दिन पहले पहुंच गया. फ्राइडे का कोड क्या है? फ्राइडे का कोड है सर 5. और कितने दिन पहले पहुंच गया? 3 दिन पहले. तो 5 + 3 8, मतलब कि उसे 8वें दिन पहुंचना था, और 8 तो होता ही नहीं है, तो मतलब कि उसको पहुंचना चाहिए था मंडे को. और अब क्वेश्चन में कहा गया कि वो पहुंचा संडे को, तो वो कितने दिन पहले या फिर लेट पहुंचा था? 1 दिन, 1 डे अर्ली. खत्म, 1 डे अर्ली. क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं. फ्राइडे जब वो पहुंचा तो उसको पता चला कि वो 3 डेज अर्ली पहुंचा है. 3 डेज अर्ली पहुंचा है. तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, 3 दिन पहले पहुंचा. तो यहां पे पहुंचना था उसे 3 दिन बाद. 1 2 3, उसे पहुंचना था 3 दिन बाद. ठीक है जी, मंडे को पहुंचना था. और वो पहुंचा जब संडे को, जब वो पहुंचा संडे को, तो तब कब पहुंचा? 1 दिन पहले. 1 डे अर्ली तो होगा. आंसर खत्म, है ना. अगर जिसको समझ में ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने क्या करा था, फ्राइडे था, फ्राइडे का कोड मुझे पता है 5 होता है. वो 3 दिन पहले पहुंच गया, तो 3 दिन बाद पहुंचना था उसे. 8th को पहुंचना था, 8वें दिन. 8 तो होता ही नहीं है, 7 होता है. 7 के बाद कौन था? 1 आता है, कोड 1 आता है. तो 1 किसका डे होता है? मंडे का दिन होता है. और वो पहुंचा था संडे को, मतलब कि 0 को या फिर 7 को बोलूंगा, तो वो 1 डे पहले पहुंचा था. ओरली ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को. आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया. बता दो यार, क्लियर हो रही हैं चीजें? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई नो, लेकिन आई जस्ट वांट कि यार आप लोग ना इन सेशंस को देखें. आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं. एंड आप लोग प्लीज रेगुलर रहना. एंड देखो, मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी जल्दी भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ, समझाऊँ और आपको कंफर्टेबल फील कराऊँ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर. तभी मैं धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मजा आ रहा होगा. आई जस्ट होप, है ना, आई जस्ट होप. चलिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि ये लेट्स से टुडे है, ये क्या है तुम्हारा? यस्टरडे है. और ये क्या है तुम्हारा? डे बिफोर यस्टरडे. अब क्या बोला? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, ये क्या है तुम्हारा? संडे है. डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे. व्हाट विल बी द 3 डेज आफ्टर? 3 डेज आफ्टर बताओ. 1 1 2 3, ये वाला डे, मतलब कि टुमारो. ठीक है, टुमारो. तो टुमारो क्या होगा? व्हाट विल बी द 3 डेज आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोच के बताओ जल्दी. बताइएगा एक बार जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? नहीं आया समझ? इस क्वेश्चन को फिर समझाता हूं. देखो, ये क्या है तुम्हारा? टुडे है. ये क्या है तुम्हारा? यस्टरडे है. ये क्या है तुम्हारा? डे बिफोर यस्टरडे.
अब क्या कहा, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे। अगर डे बिफोर यस्टरडे क्या है तुम्हारा, संडे है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, मंडे होगा। तो आज का दिन कौन सा होगा तुम्हारा, ट्यूसडे का होगा। आज का दिन कौन सा होगा तुम्हारा, ट्यूसडे का होगा। वॉट डे विल बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। तो यहां पे आप मानो ये होगा तुम्हारा, ये टुमारो है और ये डे आफ्टर टुमारो है। अब इसके बाद 1 2 3 ये वाला दिन निकालना है, ये वाला दिन निकालना है। अब बताओ, अब तो निकाल सकते हो आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ये वाला दिन निकालना है तुम्हारे को, तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा। ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे, ये थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है और ये क्या है तुम्हारा, संडे। आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन ये। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, बताइए जल्दी। सभी बच्चों को क्लियर हो रही है चीजें, बढ़े आगे। इन द ईयर 1996 द रिपब्लिक डे वॉज ऑन फ्राइडे, मतलब कि 26 जनवरी 1996 को क्या पड़ा आपका, फ्राइडे पड़ा। 26 जनवरी 1996 को क्या पड़ा तुम्हारा, फ्राइडे पड़ा, ठीक है। ऑन विच डे वॉज द पब्लिक, ऑन 2004, 2004 में कितना होगा, सॉरी 2000 में कौन सा होगा, 26, वही जैसा भी करते आ रहे हैं। 26 जनवरी 1997 को देखते हैं, 26 जनवरी 1998 को देख लेते हैं, 26 जनवरी 1999 को देख लेते हैं, 26 जनवरी 2000 को देख लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे, ये है सैटरडे, है ना, नहीं सॉरी ये तो वो है ना आपका लीप ईयर है, और ये सैटरडे नहीं होगा, इसमें 2 दिन इसके पाए होंगे। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, ये होगा मंडे, ये होगा तुम्हारा ट्यूसडे और ये होगा तुम्हारा फ्राइडे, है ना, ये होगा तुम्हारा फ्राइडे। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अब तो कोई इसमें स्ट्रगल नहीं हो रहा होगा, कोई भी चैलेंज नहीं मिल रहा आ रहा होगा तुम्हारे को, ठीक है। अब क्या कहा, दिव्यांश बर्थडे इज ऑन फ्राइडे ऑन 14 अगस्त, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या है तुम्हारा, फ्राइडे है। 14 अप्रैल को क्या है तुम्हारा, फ्राइडे है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक रोहन्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ द रोहन बर्थडे born on 20th सितंबर, 20 सितंबर को अगर वो पैदा हुआ है, ठीक है जी, 20 सितंबर को पैदा हुआ है, तो इसी साल का है। अप्रैल में कितने दिन बचे हुए हैं तुम्हारे, 30 में से 14 गया 16, मार्च है ना, अप्रैल में सॉरी मई है, मई में है तुम्हारे पास 31 दिन, मई, जून में है तुम्हारे पास 30 दिन, जुलाई में है तुम्हारे पास 31 दिन, और अगस्त में है तुम्हारे पास 31 दिन, सितंबर में है तुम्हारे पास 30 डेज, सॉरी 20 डेज, सितंबर में है तुम्हारे पास 20 डेज। तो इसको काटना, इसको देखो यहाँ पे कितने ऑड डेज रहे तुम्हारे पास, 2 ऑड डेज, यहाँ पे कितने ऑड डेज रहे तुम्हारे पास, 3 ऑड डेज, यहाँ पे कितने ऑड डेज रहे तुम्हारे पास, 2 ऑड डेज, यहाँ पे कितने ऑड डेज रहे तुम्हारे पास, 3 ऑड डेज, यहाँ पे कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 3 ऑड डेज, यहाँ पे कितने रहेंगे तुम्हारे पास, 6 ऑड डेज, है ना, 6 ऑड डेज। काटो इसे, 2 2 4, ठीक है, और 3 3 6, 3 12, सॉरी 3 3 6, 6 6 12, 6 3 15, 15 और 4 19, ठीक है, 15 4 19। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं कर दी। 2 5 2 7 10 10 3 13, हाँ ठीक है 19 ही है। एंड डिवाइड बाय 7 करेंगे तो इफेक्टिवली ऑड डेज आ गए तुम्हारे पास 4 5 ऑड डेज,
इफेक्टिवली ऑड डेज कितने आ गए तुम्हारे पास? 5 ऑड डेज, है ना, 5 ऑड डेज। बस फ्राइडे है तुम्हारे पास 5, ठीक है जी, 5 को 5 से ऐड कर दो 10, तो 3, तो 3 किसका होता है? वेंसडे, वेंसडे इज द राइट आंसर, ठीक है जी। 5 ऑड डेज थे। या फिर मैनुअली कर रहे हैं तुम्हारे को ये कर लो कि फ्राइडे के बाद 5 दिन करो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो कोड के साथ भी जा सकते हो, है ना, कोड के साथ भी जा सकते हो। आई होप सभी बच्चे को क्लियर आ रही हैं चीजें समझ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन द 26th। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, है ना, इस क्वेश्चन को अब आप लोग कर लेना। मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से करते हैं। 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अब देखो, व्हाट एंगल इज मेड बाय द मिनट हैंड इन 2028, बताओ। ठीक है, बताइए एक बार, क्लियर हो रही है चीजें? बताइएगा एक बार जल्दी। तो बताओ बच्चों कैसे होगा। मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्लॉक्स में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, क्लॉक्स जो है ना, आप लोगों ने ना कभी ना हमेशा देखी होंगी, हाथ में भी पहनी हुई होंगी आपने। क्लॉक देखो किस तरीके से काम करती है ना। देखो, ये है क्लॉक आपकी, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये क्या है? ये 11 है, ठीक है। अब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 है, ओके जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आप देखेंगे इसमें, ये क्या है? एक आता है आपका सबसे छोटा हाथ आता है, इसको आर हैंड बोलते हैं, एक इसे बोलते हैं मिनट हैंड, और एक जो बहुत पतला सा होता है, बहुत पतला सा होता है, इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंड हैंड। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर अब मैं बात करूं हर एक हैंड की अलग अलग, मिनट हैंड की मैं अगर बात करूं, मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, तो मिनट हैंड आपका 360 डिग्री, अगर एक क्लॉक है तो वो कितना एंगल स्वैप करती है? कितना एंगल होती है? 360 डिग्री होती है। तो मैं क्या कहता हूं कि एक मिनट हैंड एक पूरा चक्कर, लेट से अगर 12 पे था मिनट हैंड, 8 बज रहे थे, तो वो वापस से 12 पे कब आएगा? जब 9 बजेंगे, है ना। तो मिनट हैंड 360 डिग्री कितनी देर में घूमता है भैया? 1 आवर में 360 डिग्री घूमता है मिनट हैंड। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, बोलो हाँ या ना। 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री, ठीक है जी, समझ में आ गई चीज। 1 आवर में 360 डिग्री, और 60 मिनट्स में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब 1 मिनट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में 6 डिग्री घूमता है, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना घूमेगा? 1/10 डिग्री। ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, एक तो ये, एक तो ये, और एक तो ये। कोई रॉकेट साइंस पढ़ा दी क्या? ठीक है, बताओ कुछ पढ़ा है ऐसा? नहीं ना, बिल्कुल लॉजिक है ना। अब मैं बात करूं आपकी आर हैंड की, आर हैंड की अगर मैं बात करूं, तो आर हैंड बताना कि लेट से अगर वो 3 पे था, तो वापस से 3 पे कितना कब आएगा? 24 घंटे में? नहीं, 12 घंटे में। दिन में 3 पे था ना, तो वो रात को 3 बजे फिर से आ जाएगा, तो मतलब कि 12 घंटे में होगा। तो ये जो आपका आर हैंड है, तो वो 12 आवर्स में 360 घूमता है। 1 आवर में कितना घूमेगा? 360 डिवाइडेड बाय 12, जो कि होता है तुम्हारा 30 डिग्री। 1 आवर में घूमेगा कितना? 30 डिग्री,
है ना, 1 आवर में घूमेगा वो 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 आवर को कैसे लिख सकते हैं, 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा प्यारे बच्चों, 30/60, 1/2, बोलो हाँ है ना, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, तो 1 मिनट का ये हो गया। अब 60 सेकेंड्स भी तो लिख सकते हैं इसे, 1/2 लिख दिया, तो 1 सेकेंड में कितना होगा ये, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। क्या बालकों को समझ में आ रही है बातें, क्या बालकों को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मुझे बताना सेकेंड हैंड का, सेकेंड हैंड का बताओ मुझे, सेकेंड हैंड 360 डिग्री कितना है, 1 मिनट में तो घूम लेता है वो, 1 मिनट में 360 डिग्री, है ना। 1 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड के अंदर वो 6 डिग्री घूमेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपने पे आपके पास नोट्स तो आ जाएंगे। What angle will be made by minute hand in 28 सेकेंड? मिनट हैंड ना 1 सेकेंड के अंदर घूमता है 1/10 डिग्री, तो 28 सेकेंड में कितना घूमेगा, 28 सेकेंड में कितना घूमेगा, 28 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2.8 डिग्री, 2.8 डिग्री, ऑप्शन सी। अब तो बिल्कुल हलवा हो गया सवाल, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आसान हो गया ना सवाल तो ये, अब क्लियर हो गई चीजें, बताइएगा। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज की बात करता हूं, मिरर इमेज की बात करता हूं। जैसे कि घड़ी है ये, इसमें ये है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये क्या है 11 है। अब अच्छा एक बात बताओ यार, कि अगर मैं इसमें मिरर यहां लगा दूं और इसमें बज रहे थे लेट से 3, इसमें बज रहे थे लेट से 3, तो इस मिरर में क्या दिखने लगेगा बताओ, ऐसा दिखने लगेगा 9 बज रहे हैं, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? हाँ। अगर मैं इसमें बोल दूं कि 1 बज रहा है, तो इसमें क्या दिखने लगेगा, 11 बज रहे हैं। इसमें कह दूं 2 बज रहे हैं, तो इसमें क्या दिखने लगेगा, 10 बज रहे हैं। इसमें मैं कह दूं 4 बज रहे हैं, तो इसमें क्या दिखने लगेगा, 8 बज रहे हैं। इसमें मैं कह दूं 5 बज रहे हैं, तो इसमें क्या दिखने लगेगा, 7 बज रहे हैं। इसमें मैं कह दूं 6 बज रहा है, तो इसमें 6 ही दिखेगा। इसमें मैं बोल दूं 12 बज रहे हैं, तो 12 ही दिखेगा। इसमें मैं कह दूं 7 बज रहे हैं, तो इसमें क्या दिखेगा, 5 ही दिखेगा। इसमें कह दूं 8 दिख रहा है, तो इसमें 4 ही दिखेगा। इसमें कह दूं 9 दिख रहा है, तो इसमें आप बोल दोगे जी 3 बज रहे हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, है कि नहीं? अब एग्जामिनेशन के अंदर ना ये करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये करना बड़ा मुश्किल है। लेट्स से कि आपसे बोला गया कि घड़ी में बज रहे हैं 3, तो आप इसे तो बोल दोगे भैया कि ठीक है यहाँ पे बज रहे हैं 9, ठीक है। घड़ी में बज रहे हैं 2, तो आप बोल दोगे भैया जी ये ठीक है, ये 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। इसमें मिरर इमेज में ये रियल है, ठीक है। घड़ी में बज रहे हैं 10, तो आप कह दोगे कि इसमें बज रहे हैं 2। घड़ी में बज रहे हैं 4, तो आप कह दोगे कि घड़ी में बज रहे हैं इसमें 8। घड़ी में बज रहे हैं 5, तो आप कह दोगे कि घड़ी में बज रहे हैं 7, एंड सो ऑन। लेकिन अब सवाल अब क्या उठता है ना, अब सवाल उठता है, लेट से उसने कह दिया कि घड़ी में बज रहे हैं 7:40 रियल में, तो बता देना मिरर में क्या बनेगा, बताओ मिरर में क्या बनेगा। इस तरीके से है सवाल, ठीक है, इस तरीके से है सवाल, ठीक है। तो अब यहां पे क्या खेलना है ना, तो तुम्हारे को अगर एक चीज दिख रहा हो ना, एक ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पे, तो 3 से 9 बज रहे हैं, 2 से 10 बज रहे हैं, 10 से 2 बज रहे हैं,
4 से 8 बज रहे हैं, 5 से 7 बज रहे हैं एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे तो जो रियल वैल्यू है ना, अगर मैं उसे 12 से माइनस कर दूं, अगर 3 को मैं माइनस कर दूं इससे, तो देखो कितना आ गया, 9 आ गया। अगर मैं 12 में से 4 को मैं माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपको मिरर इमेज के अंदर क्या करना है, 12 से माइनस करना है। ठीक है जी, 12 से माइनस करना है। लेकिन जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसे 12 से माइनस करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, कि 11:60, 11:60 है ना, 11:60। तो बस इसमें अगर तुम माइनस करोगे 11 माइनस 09 तो 51 आएगा 00। तो मतलब 12:51, 12:51 है ना। तो या इसको 24 आवर्स में लिखा हुआ है 00, इसको अगर तुम करोगे तो 12:51। आई होप सभी को समझ में आ गया हो, क्लियर हो गई चीज, 12:51 हो रही है, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़े आगे। टाइम अपेयर्स इन द मिरर, बताओ, ये 6 है, 6 ही दिखेगा, ठीक है, 12 में से 6 माइनस करोगे 6 ही आएगा। ये तुम्हारे को चकराने के लिए था सवाल। रिफ्लेक्टिंग टाइम, हाँ बताओ, 11 में से 11:60 में से 11:60 में से तुमने 3:43 माइनस कर दिया, 3:43 माइनस कर दिया, तो यहां पे कितनी वैल्यू बच रही है, 17 नहीं, हाँ नहीं, 18 बच रही है ना, 17 बच रही है, एक सेकंड, 15 तो पूरी हो जाएगी और 2 और 17 ही बच रही है, ये 17 बच रही है। 11 में से 3 गया 8, 8:17, खत्म, 8:17। क्लियर हो रही हैं चीजें बालकों? देखो यार, आप लोगों को बहुत मजा आना चाहिए कि इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, आप लोगों को बहुत मजा आना चाहिए कि इसको इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और सच में बहुत मजा आएगा यार, इनको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो। आप लोगों ने पहली बार कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, नहीं तो इसको इस तरीके से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज में आपको जब भी मिरर इमेज आए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो गिवन टाइम है 11:60 से, और अगर वाटर इमेज आए ना, तो वाटर इमेज आए तो आपको करना है 18:30 या फिर 17:90। अब ये देखो, ये दोनों क्यों हैं, अगर 30 मिनट से कम समय आ रहा है ना तो 18:30 से माइनस करना है, और 30 मिनट से ज्यादा समय आ रहा है तो ये, राइट, इसको याद कर लेना। यहां से आपके मिरर और आपके वाटर इमेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है उसने कि अब वाटर इमेज निकालना है तुम्हारे को, तो 17:90 में से 4.42 मारोगे, ठीक है, तो ये क्या है जाएगा, ये 8 आएगा, ये 8 है, 8 में से ये 48, और 17 में से 3 गया 13, 1:48, 1:48, 1:48 इज द राइट आंसर, 1:48 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बालकों को समझ में आ रही चीजें, बता दो एक बार जल्दी। ओके, ठीक है, फिर से लिख देता हूं वाटर इमेज के लिए, जिससे याद हो जाए, हर एक पेज पे लिखा होगा ना तो आपको याद भी हो जाएगा। वाटर इमेज के लिए क्या था, 11:60, और सॉरी ये मिरर इमेज के लिए था, ये मिरर इमेज के लिए था, 11:60 था मिरर इमेज के लिए, ठीक है, और वाटर इमेज के लिए क्या है, वाटर इमेज के लिए है 18:30, अगर 30 से कम सेकेंड मिनट्स की बात हो रही है, अगर उससे ज्यादा मिनट्स की बात हो रही है तो 17:90, 17:90। तो इसमें देखो 30 से ज्यादा की हो रही है तो 17:90 माइनस का 7 में से 7:35, तो इसे माइनस करोगे तो ये वाली 5 वैल्यू आ जाएगी, ये 8 में से 3 गया 2, सॉरी 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और ये 10:55, 10:55 इज द राइट आंसर। क्या बालकों को समझ में आ रही हैं चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, क्लियर हो रही है चीजें यार, है ना, मजे आ रहे हैं, क्लियर है चीजें। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड,
मिनट हैंड और आर हैंड के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आप लोगों को, उसको जरूर से समझना, उससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, उसे आप जरूर से समझना, आपसे उसके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास कि कि आर है आपका, और वो है आर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2। इससे आपका एंगल आ जाएगा दोनों के बीच का। ठीक है, इसमें आर दिया हुआ है कितना 9 और मिनट दे रखा है तुम्हारे को कितना 53। आपको आर दे रखा है 9 और मिनट दे रखा है आपको कितना 53। आर दे रखा है आपको 9 और मिनट दे रखा है कितना 53। क्लियर है? तो बताओ इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। बताइएगा, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन ही तो करनी थी यार ये। ठीक है, तो 9 इंटू 30 माइनस का मिनट है 53 इंटू 11/2। ठीक है, तो 9 3 जा 270 माइनस का 53 है ना, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो 26.5 है ना, तो 26.5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 आएगा, 6 और 11, 6 2 8 और 1 9, ये वाली वैल्यू आएगी। माइनस में आ रहा है, एक सेकेंड 9 3 27, 5 4 6 2 8 और 1 9 माइनस में कैसे आ रहा है? ठीक है, अच्छा वो इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू वैसे भी तो नहीं आनी है। ठीक है, माइनस में नहीं आ सकता है कभी भी। ठीक है, वो स्वैप कर जाता है। तो ये वाली वैल्यू आगे देखो 21.5, 21.5 माइनस में कभी मत लिखना, लेकिन सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। ठीक है, जब भी आपको आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालने का है, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कैसे होगा? आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल देखो किस तरीके से होता है, जैसे कि ये है ना, जैसे कि आपके पास क्लॉक दी हुई है, जैसे कि आपके पास ये क्लॉक दी हुई है, राइट, इसमें बज रहा है 2 बज रहे हैं लेट्स, या फिर 2 बज के लेट्स से 2 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना इस तरीके से होगा, इसके बीच का जो एंगल होता है ना ये निकालना है। तो वही है, एक तरीका तो आपके पास ये है कि 9 बजे तक अकॉर्डिंग टू द 12, 9 बजे तक आर हैंड ने कितना एंगल स्वैप किया होगा। ठीक है, एक घंटे में वो कितना करता है उसके अकॉर्डिंगली 9 आवर्स में निकाल दोगे, वो मैंने आपको चार्ट दे रखा है। 53 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड ने कितना किया होगा, तो उनके दोनों के बीच का एंगल आपको माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये लोग आप इससे डायरेक्ट आर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, आर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2। ठीक है, वही है आर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2। ठीक है जी, आर इंटू 30 है तो ये 7 है, इंटू 30 है, माइनस का मिनट है 9 इंटू 11/2। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 210 माइनस का 99/2, माइनस का 99/2। तो इसको आप माइनस करना, कितनी वैल्यू आएगी 42 माइनस का 99/2। ठीक है, तो ये 320 है, 321 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है, तो 2 1 2 2 6। ठीक है जी, 0 से 0.5 160.5 डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये बहुत ही शानदार ये आंसर है, मतलब इसके फॉर्मूला है ये, आप लोग इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आर इंटू 30 मिनट और उसके बीच में आर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2, आर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 आ रही है। क्लियर है? तो आर है तुम्हारा 12 इंटू 30 माइनस का मिनट है इंटू 11/2 है, तो ये 360 माइनस का 10, तो 111 110, तो ये कितनी है 5 0
2, 250, तो 250 तो आएगी, कुछ गलती, 110, 250 ही होगी, ठीक है जी। 250 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, ओके। अब देखो ये आपकी एनालॉजी शुरू हो रही है, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से, अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं अब इसमें। अब इसको फटाफट देखना है आपको कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या है इसमें, 17, 3, 13, 20, इसमें हमारे को कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। 17, 13, 20 में हमारे को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, वही लॉजिक हमारा इन ऑप्शंस में ढूंढना है। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का आ रहा है, मतलब कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का टर्म है, 8 का है, और इन दोनों के बीच में कितने का है, 6 का है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो 6 का है, और इन दोनों के बीच में देखेंगे 8 का है, ये भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर इन दोनों के बीच में, अगर आप देखेंगे ये 7 का है और ये 10 का है, ये भी नहीं है, तो 6 और 7 का ही आ रहा था। कोई ऑप्शन में गलती लग रही है मुझे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यार। इसमें ऑप्शन कोई, ये देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, ठीक है। इसमें देखना है 6 और 8, जिसको समझ नहीं आया तो मैं और ऑप्शन क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो मैं और क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब देखो कल ये कराया था मैंने, कल मैंने यही कराया है ATKR। जब भी आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज हो ना, जब भी तुम्हारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज हो, उसके लिए तुम आराम से कर सकते हो। लिख देता हूं यहीं पे, ATKR, ATKR है, FYPW, ATKR FYPW, TLPG। तो अब क्या करना है आपको ना, रैंकिंग लिखनी शुरू कर दो। जब भी कुछ समझना है ना अल्फाबेटिकल सीरीज में, जब भी तुम्हारे को अल्फाबेट्स दिए हो, तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ना, तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो व्हाट यू शुड डू, कि क्या करना चाहिए तुम्हारे को, खटाखट ना उसके ना सीक्वेंस लिखने शुरू कर दो, जो कि कल हमने कराए थे। तो ये A है 1, ये कितना है 20 है, ये K है इतना, ये है 18, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। F कितना है, ये 6 है, ये 25 है, ये है तुम्हारा 16, ये 23 है, ठीक है जी। 6, 25, 16, 23। T कितना है तुम्हारे पास, 20 है। L कितना है तुम्हारे पास, 12 है। 16 है, ये कितना है तुम्हारे पास, 7 है, ठीक है, ये कितना है, 7 है। तो अगर तुम इसमें नोटिस करोगे, 6 + 5 6 होता है, इसमें +5 25 होता है, इसमें +5 16 होता है, इसमें +5, मतलब कि +5 +5 +5 चल रहा है। वही केस है इसमें, 20 + 5 25, 12 + 5 17, 16 + 5 21, 7 + 5 12। तो ये क्या होगा तुम्हारा, y होगा, ये होगा तुम्हारा q, ये होगा तुम्हारा u, और ये होगा तुम्हारा l। y q u l, y q, यार इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, y q u l, ठीक है जी, y q u l। आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है ना, समझ में आ रही है। देखो आसान है, देखो लॉजिकल रीजनिंग, जितनी ज्यादा आप लोग टेंशन लोगे, बर्डन लगाओगे ना दिमाग पे, सर पे टेंशन लेके रखोगे, उतने ज्यादा आसान क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगेंगे, ठीक है।
उतना आसानी से तुम करो, बिल्कुल रिलैक्स होके करो यार। क्या है इसमें बताओ, ABCD नहीं पढ़ रखी, 1 2 3 नहीं आता, +5 +6 +7 नहीं कर सकते। बिल्कुल मतलब पजल्स जैसे हम खेलते हैं, कभी आपने सुडोकू वगैरह खेला होगा, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है यार ये। आप लोग मोबाइल में भी पजल्स वगैरह खेलते हैं, बस जैसे हम बचपन में खेला करते थे, वही तो है लॉजिकल रीजनिंग, राइट। चलो 6 पैसा वो है, देखा जाए तो ये 6 35 कैसे बन सकता है, 6 35 कैसे बन सकता है, और 9 के लिए उसके लिए क्या होगा, अगर 6 का आप स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, 36 - 1 होता है 35, जो कि ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो वही है 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 - 1 इज इक्वल्स टू 80, 81 - 1 इक्वल्स टू 80, तो 80 आ गया, 81 - 1 इक्वल्स टू 80। ठीक है, कुछ है इसमें, क्या कह रहा है, 24 23 28 38 क्या होगा बताओ, 24 23 38 क्या होगा, 24 23 38 क्या होगा, 24 को 13 पे कैसे ले जा सकते हैं, अगर देखा जाए तो 24 और 13 में क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या रिलेशन है, देखा जाए तो लगभग लगभग हाफ है ये, है ना, लगभग लगभग हाफ है ये। क्या हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 2 + 1 13 आ गया। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, 38 डिवाइडेड बाय 2 19 + 1, क्या 20 ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, तो 20 इज द राइट आंसर, बिल्कुल है। तो 20 मतलब इसको इस तरीके से करना है। सर जी पैटर्न क्या है, थोड़ा सा बता दो पैटर्न। भैया पैटर्न इनके कुछ नहीं होते, डिफाइंड पैटर्न नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, वहीं से आपके आंसर्स आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है जी, वहीं से डायरेक्टली आपके क्या होंगे, आंसर्स आ जाएंगे। 9 15 24, 9 15 24 बताओ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 6 का और 9 का, है ना, 6 का और 9 का डिफरेंस आ रहा है, वही आपको ऑप्शन में डिफरेंस निकालना होगा। 9 15 24 बताओ, 9 15 24, 6 का और 9 का। और वैसे अगर इसमें और देखो 9 15 24 में एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, एक कॉम्बिनेशन, अगर 9 को 15 में ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, 24 आएगी। तो वही देखते हैं पहले के दो को ऐड करके, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 5 54 आ रहा है, ये नहीं है। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 32 आ रहा है, ये नहीं है। इसको मैं ऐड करूंगा तो देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये भी नहीं है, ये 40 बन जाएगा इन दोनों को, पहले की दो फर्स्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके थर्ड डिजिट बन रही है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके थर्ड डिजिट बनने लग रही है। क्लियर है। अब देखो रिफॉर्म, अब रिफॉर्म को REFORM है, इसको लिखा गया MROFER। तो देखा जाए तो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है, 6 है। तो देखो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब कि उल्टा लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, बस एक्शन को उल्टा लिखना है। तो एक्शन का उल्टा किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्शन का उल्टा किस तरीके से लिखा जाएगा, NOITCA, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को क्लैरिटी आ रही है, बता दीजिए एक बार सभी के सभी बच्चे। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, हर एक बच्चे को समझ में आ रही है ना चीजें। बढ़े आगे, इसमें देखो लेजीनेस इज रिलेटेड टू द अलर्टनेस, हॉस्टिलिटी किससे रिलेटेड होगी, अगर लेजीनेस क्या होता है, मतलब आलकस, है ना, आलकस मारना, ठीक है, आलकस मारना होती है लेजीनेस। बताओ लेजीनेस, बताओ हॉस्टिलिटी का क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये बस इंग्लिश के ऊपर गेम है सारा तुम्हारा। 23 126 136 45, 23 136 45, 23 136 45 क्या होगा, 23
136 और 45, 23, 136, 45, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 23 प्लस 145, तो ये कितना होगा, 8 होगा। ये 145 थोड़ी है, 23 प्लस 45, तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये क्या इस तक पहुंचेगा, 5 और 3 8, 6 और ये 68 पहुंच रहा है। इस तक तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन हाँ मुझे एक चीज और दिख गई, ये इसका क्या है, ट्वाइस है, 68 इंटू टू, 68 इंटू टू। तो अगर मैं इसको इन दोनों को ऐड करूं तो 49 48 है, 48 इंटू टू 96, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताओ क्लियर है, मतलब कि लास्ट की 2 डिजिट्स का समेशन और इंटू टू, लास्ट की 2 डिजिट्स का समेशन और इंटू 2। 3 4 3 और 5, ये तो देखो आपको स्क्वायर से क्यूब्स दिख गए, आपको क्यूब्स दिख गए होंगे, अगर दिख गए होंगे तो ये 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब है। ये कितना का है, 3 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। ये क्या बोला, हाँ ये 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। ये 6 का है और ये 9 का है, ये 6 का है, ये 9 का है, ये तो है ही नहीं किसी का, ये है आपका 3 का और ये 5 का। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए थे, तो ये है ऑप्शन, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए थे, तो इस वजह से ऑप्शन है। ठीक है जी, फ्लावर को इस तरीके से लिखा गया, जैस्मिन को किस तरीके से लिखा जाएगा, FLOWER को किस तरीके से लिखा गया, UOLDVI, ठीक है, UOLDVI। F क्या है, 6, ये है तुम्हारे पास 12, ये है 15, ये है 23, ये 5 है और ये क्या है 18 है। ठीक है, U क्या है 21 है, O कितना है 15 है, L कितना है 12 है, ये 4 है, ये 22 है और ये कितना है 9 है। क्या बन रहा है बताओ, बताओ किस तरीके से बन रहा है, अगर आपको दिख रहा हो कुछ। हाँ मुझे दिख रहा है, देखो इसको 6 को लास्ट से देखो +3, 12 को, अरे नहीं बन रहा है, ये +3 नहीं, इस तरीके से नहीं बन रहा है, सोचो इसमें थोड़ा सा। नहीं ये तो नहीं बन रहा, लेकिन हाँ एक चीज और दिख गई, देखो ये देखो कल मैंने बताया था ना, 6 + 21 27, 6 + 21 = 27, 12 + 15 12 + 15 = 27, 15 + 12 = 27, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, ऑपोजिट अल्फाबेट्स हैं, सॉरी ऑपोजिट अल्फाबेट्स हैं। अब बस जैस्मिन के ऑपोजिट अल्फाबेट्स निकालने तुम्हें, जैस्मिन MINE, जैस्मिन। ठीक है, J है 10, ये है 1, ये है तुम्हारा, ये है 19 सॉरी, ये है तुम्हारे पास 13, ये है 9, ये है 14, ये है 5। ठीक है जी, ये है 14 और ये क्या है 5 है। तो ये इसको कितना करेंगे 17 करेंगे, इसको कितना करेंगे 26 करेंगे, इसको कितना करेंगे आप, ठीक है ये 8 आ जाएगा, इसको कितना करेंगे 27 है ना, तो 14 आएगा ये इसको करेंगे तो ये 18 आएगा, ये इसको करेंगे 27 है तो 13 ये आएगा, है ना 13 ये आएगा, और इसको करेंगे तो ये 22। ठीक है जी, तो 17 होता है तुम्हारे पास QZ कौन सा है, QZ 2 में है। 8 क्या होता है तुम्हारे पास HQZAHV, QZHV, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और भी सारे आप नंबरिंग मैंने कर ही दिया, आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है जी, आप उसमें भी लिख सकते
ठीक है जी। अब 9, 35, 16, 9, 35, 16 उसको किस तरीके से करोगे बताओ? 9, 35, 16, 9, 35, 16, 4, हाँ देखो अगर आपको दिख रहा है ये 9 और 16 क्या दिख रहा है तुम्हारे को? स्क्वायर दिख रहा है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। तो इन दोनों को अगर तुम ऐड करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 आएगी इंटू 5, तो 35 सॉरी। तो बस वही है, ये देखो इसका स्क्वायर कितना है? ये इसका है, ये 4 का है, ये किसका है? 8 का है। इन दोनों का तुम ऐड करोगे तो कितनी 12 आएगी? 5 से नहीं आ रहा है, इसे हटाओ। ये किसका है? 5 का है, ये 2 का है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 30 नहीं आने वाला। ये किसका स्क्वायर है? 6 का है। ये किसका है? 5 का है। इसको अगर तुम ऐड करोगे, हाँ ये आ गया 5 से मल्टीप्लाई करके, 6 + 5 × 11, 6 + 5 × 11 = 55। ठीक है ना? क्लियर हो रही है चीजें? बताइएगा एक बार, मजे आ रहे हैं? बस अब यह देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मैं आपके लिए होमवर्क करके छोड़ के जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बस होमवर्क, ठीक है? एक ये और एक ये, तुम कर देना इसे, राइट? एंड आई होप आप सभी के लिए बहुत ही शानदार ये सेशन रहा है, मज़ा आए होंगे आपको, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड डेफिनेटली लॉजिकल रीजनिंग को हमने एक नए तरीके से सीखने की कोशिश करी है। आप सभी से यही दरख्वास्त है, आप लोग रेगुलरली रहिया करिए सेशन के अंदर। जितने भी बच्चे CSEET के सीरियस एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशंस रहते हैं। आप लोगों को पूरा स्केड्यूलर मिल चुका है कि किस किस दिन क्या क्या क्लासेस होने वाली हैं। आई नो कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम आपके लिए कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको और भी पढ़ने होते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग इस तरीके से पढ़ाई जाए, इतनी आसान तरीके से पढ़ाई जाए कि आप लोग बहुत ही आसानी से उसे समझ लें और उसमें मैक्सिमम स्कोर कर लें। मैं तो ये विश करता हूं कि आप उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आएँ, 20 के 20 मार्क्स लेके आएंगे, आप लोगों को बहुत मैं बोलूँगा एज मिल जाएगी और लोगों से, है ना? क्योंकि देखो और सारे सब्जेक्ट्स की तो पढ़ाई सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग को ना बच्चे ना थोड़ा हल्का समझ लेते हैं, या फिर उसको ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट समझ लेते हैं, एक्सट्रीम में समझते हैं। देखो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में एक्सट्रीम में समझते हैं, बिल्कुल हल्का समझते हैं कि यार क्या ही फायदा पढ़ के से, और या फिर दूसरा बच्चा ऐसा होता है यार बहुत ही हलवी क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे कर लेंगे, वहीं पे कराएंगे क्वेश्चन को, है ना? तो इसी वजह से कह रहा हूं आप लोग थोड़ा सा सीरियसली से पढ़ें। छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम पढ़ लेंगे ना बेहतरीन तरीके से, वहां पे हम मार्क्स लेके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन चीज मैं लेके आया हूं। अगर आप लोगों को समझ में आई हैं चीजें, पसंद आई हैं चीजें, तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक द सेशन, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद रहेगा और आप सभी के लिए भी अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।